हार्ट अटैक की रेशो सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के साथ नॉर्थ इंडिया पूरी में ही सरकार की तरफ से ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। इसका टेम्परेचर का जो फ़र्क है वो रात और दिन में लगभग 18-20 डिग्री का है, जिसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। एक तो रात का खाना हल्का लें, एक बहुत ज़्यादा गैस हीटर वगैरह ऐसे ना यूज करें, और खाना खाते ही एकदम से बेड पे मत लेटें। साइलेंट अटैक आते हैं या एसिडिटी गैस जो चढ़ती है, जिसको डॉक्टर एकदम से इमीडिएट हार्ट अटैक मान लेता है। आप जाइए हॉस्पिटल भी, वो भी 15-20 मिनट की गेम होती है कि आपको गैस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप हृदय सेतु एक टैबलेट है हमारी, उसको दिन में एक बार लेते रहें तो लगभग अच्छा रिजल्ट है, आप हार्ट अटैक रेट से बचे रहते हैं। हार्ट अटैक की बात करें तो नवजात शिशुओं में आजकल हार्ट की समस्या बहुत पाई जाती है। उस बच्चे के साथ आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, वो आपका उत्तराधिकारी है। उसके जन्म के समय मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना है मेरी लड़कियों से भी और लड़कों से भी, कि जब आपने संतान उत्पत्ति की तरफ जाना है तो आप नशों से या फालतू की दवाइयों से, फालतू की बीमारियों से थोड़ा सा परहेज़ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ब्रेस्ट कैंसर को जब से ये मेमोग्राफी वगैरह होने लगी हैं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ समाज थोड़ा अभी भी संकुचित विचारों का है। जो ये 50+ वाली लेडीज़ हैं, वैसे तो अभी ये छोटी लड़कियों में भी आने लग गई। एक तो कपड़े बहुत टाइट पहनते हैं, ब्रेस्ट में गांठ उसकी वजह से भी बन जाती है, और हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्माया। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। नमस्कार, मैं विभा सिंह। चैनल 7 पर हमारे शो वी सैल्यूट यू पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे समाज का हिस्सा बहुत युगों युगों से रही है। रामायण की बात करें तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ला करके उनके प्राण बचाए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर जगह पे हमें हमारी आयुर्वेद चिकित्सक पद्धति का अवशेष मिलते रहे हैं। आज के युग की बात करें तो वैश्विक बीमारी कोविड-19 के में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर मोहर लगाई है। और आज के समाज में अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है। इन सब बीमारियों का इलाज पहले भी होता था, पर बहुत सरल और घरेलू नुस्खों से इन सभी चीज़ों का इलाज हो जाता था। पर आजकल सब चीज़ें तकनीकी रूप लेती जा रही हैं, कमर्शलाइज होती जा रही हैं। लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम अच्छी जीवन शैली, अच्छा भोजन, व्यायाम, ये सब चीज़ें साथ रखें तो हम इस महंगे इलाजों से शायद आज भी बच सकते हैं। आज पूरा विश्व स्वास्थ्य संरक्षण के लिए योग और आयुर्वेद की ओर अग्रसर हो रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की पद्धति की अगर बात करें तो आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नर सेवा, नारायण सेवा में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही आज ऐसे अच्छे व्यक्तित्व को हम अपने शो में लेकर आ रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुभाष खटाना, जो बहुत सालों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद दर्शकों, आज आपके साथ रूबरू होने का समय मिल रहा है। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा अपने बारे में तो बोलना, मैं क्या बोलूं कि मैं डॉक्टर सुभाष खटाना आयुर्वेद केयर सेंटर चंडीगढ़ चला रहा हूं। और मेरी जो ख़ास बात है, मैं हरिद्वार गुरुकुल से पास आउट हूँ 1984 का। तो मैंने तब से लेकर के आज तक अपने आयुर्वेद को ही रखा है। मैंने कभी गोली टीके की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैंने पैसा कमाना है। मेरी अपनी अपनी कस्टमाइज मेडिसिन होती है, मैं पुड़िया बना के नब्ज़ देख के दवाइयाँ देता हूँ। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। सर, आजकल जैसे चंडीगढ़ में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बुज़ुर्गों में और यहाँ तक कि नौजवानों में भी हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस हार्ट अटैक से सर कैसे बचा जाए? हार्ट अटैक की रेशो सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के साथ नॉर्थ इंडिया पूरी में ही सरकार की तरफ से ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। ठंड
का टेम्परेचर का जो फ़र्क है वो रात और दिन में लगभग 18-20 डिग्री का है, जिसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। इससे बचने के लिए लोगों को मैं ख़ास करके ध्यान से बोल दूं कि एक तो रात का खाना हल्का लें, एक बहुत ज़्यादा गैस हीटर वगैरह ऐसे ना यूज करें, और खाना खाते ही एकदम से बेड पे मत लेटें, थोड़ा चलो फिरो, तो आप काफ़ी उससे बचाव में रहोगे। सर आप अपनी भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह रिकमेंड करते हैं लोगों को इसके लिए? देखिए, किसी भी बीमारी के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन तो बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भी लोगों को लगता है कि भी एक ही चीज़ के, परंतु मैंने अपने एक हृदय सेतु टैबलेट को रिकमेंड करता हूँ कि उससे क्या होता है कि जो लोगों को साइलेंट अटैक आते हैं या एसिडिटी गैस जो चढ़ती है, जिसको डॉक्टर एकदम से इमीडिएट हार्ट अटैक मान लेता है, आप जाइए हॉस्पिटल भी, वो भी 15-20 मिनट की गेम होती है कि आपको गैस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप हृदय सेतु एक टैबलेट है हमारी, उसको दिन में एक बार ही लेते रहें तो लगभग अच्छा रिजल्ट है, आप हार्ट अटैक रेट से बचे रहते हैं। हार्ट अटैक की बात करें तो नवजात शिशुओं में आजकल हार्ट की समस्या बहुत पाई जाती है और इसकी जानकारी यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी नहीं होती। तो सर ये क्या चीज़ है आजकल, ये क्यों हो रहा है आजकल? ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका मेडिकल साइंस के साथ और समाज के साथ, कि नवजात शिशुओं में बीमारियां जो पाई जा रही हैं, उनके अंदर माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चे को कुछ दवाइयां अननेसेसरी की ही खिलाई जा रही हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे आ रहे हैं जो समाज के साथ, देखो मैं बिल्कुल जुड़ के काम करता हूँ, बच्चे अपने ही हैं, खाली एज ए डॉक्टर पेशेंट में बात नहीं करता, समाज है मेरा, बच्चे छोटे मेरे बच्चे ही हैं। तो मैंने अभी पिछले दिनों भी मेरे पास कुछ केस आए कि जी मेरे को अल्ट्रासाउंड में बता दिया 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है कि तेरे बच्चे की धड़कन नहीं है। ये मैं डॉक्टर समाज से भी कहूँगा कि इतना मत समाज के साथ करिए। बीमारियां हैं वो किन को हैं कि जिन लेडीज़ ने पहले कॉन्ट्रासेप्टर वगैरह ज़्यादा लिए हैं, या अल्कोहल वगैरह या स्मोकिंग करती हैं लड़कियां, आजकल फैशन बदल गया, कारपोरेट का युग है। लेकिन मेरी बात को नेगेटिव ना लेकर के मैं अपने समाज को बोलूँगा, क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ से नेगेटिव वाले बहुत उठ जाते हैं कि हमारी आज़ादी है ये। आप मातृत्व हैं, माँ ने एक सृष्टि को जन्म देना होता है, उसका स्त्रीत्व है, उस बच्चे के साथ आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, वो आपका उत्तराधिकारी है। उसके जन्म के समय मैं निवेदन करूँगा, प्रार्थना है मेरी लड़कियों से भी और लड़कों से भी, कि जब आपने संतान उत्पत्ति की तरफ जाना है तो आप नशों से या फालतू की दवाइयों से, फालतू की बीमारियों से थोड़ा सा परहेज़ करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो आपके बच्चों में बीमारियाँ कम से कम आएंगी। बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की अगर माँ की बात करें सर, आजकल माँओं में भी बड़ी तकलीफ़ है, पीसीओडी की समस्या हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर, गाँठ बन जाती है, मोटापा आ रहा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। आज का सर ये क्या चल रहा है समाज में, स्त्रियाँ इतना ज़्यादा क्यों इन सब चीज़ों में हो रही हैं सर? बहन बेटियाँ पहले बहुत शांत प्रिय होती थीं, अब भी हैं, लेकिन अब कारपोरेट का युग है, महंगाई का ज़माना है, स्टेटस का ज़माना है, कंपटीशन अननेसेसरी का हो गया। जिस बच्ची ने 8-10 घंटे ड्यूटी करके आनी है और आके घर का काम भी देखना है, तो वो स्ट्रेस में आ जाती है। उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, उन बच्चियों को पीरियड प्रॉब्लम भी आती है, पीसीओडी भी होती है, माइग्रेन भी होती है, और उनके बच्चों में बीमारियां भी आती हैं। उनको मैं बोलूँगा कि आप अपने आप को यूँ समझिए कि आपके लिए एक नया युग आया है, कि अब हर बेटी पढ़ी हुई है, अच्छे से बाकी सारी चीज़ों की समझ रखती है, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल के लिए भी थोड़ी सी अवेयर हो जाएं। पीसीओडी बहुत बड़ा एक मिथ कह दूं तो शायद मेडिकल साइंस को ही तकलीफ़ हो जाएगी, तो हो जाने दो, क्योंकि ये बच्चे मेरे हैं। बेटा, किसी को भी पीसीओडी होने की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती है, पीरियड प्रॉब्लम होती है आपकी, ये तुम्हारा स्त्रीत्व है। आप खुल के डॉक्टर से बात करिए, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, उनका धर्म बनता है कि आपके साथ ईमानदारी से बात करें, पर नहीं कर रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा, आंकड़े दे दूंगा, अगर किसी को तकलीफ़ होती हो। दूसरा, स्पर्म बोरो करना या सैरोगेसी, ये सब एक दूसरी दुनिया की बातें हैं। आप 98% तक मैं अगर कहूँ तो बच्चे सारे सही होते हैं। स्पर्म प्रॉब्लम है, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियों को बता दिया जाता है कि तेरे एग ही नहीं है। एग स्त्री के माँ के गर्भ में आ जाते हैं, जो फीमेल फोर्टिस होता है उसके माँ के गर्भ में ही एग पैदा हो जाते हैं, वो है ही स्त्री, इसलिए पैदा हुई लड़की। तो इन बातों से थोड़ा सा अगर आप
ट्रस्ट करें, पेशेंसली काम करें। शादी के 2.5-3 साल तक तो आपको वैसे मेडिकली साइंस के अकॉर्डिंग या कानून के अकॉर्डिंग भी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए। समय दीजिए अपने पार्टनर को। तो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं हैं कि जितना हम समाज को डरा रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेवारी से इन शब्दों को बोल रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ कि बेटियों में या बेटों में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक कंपटीशन का ज़माना क्रिएट करा दिया, जल्दबाजी हर चीज़ में कर दी। थोड़ा है भी पेशेंस। सर ब्रेस्ट कैंसर का भी मैंने नाम लिया था। ब्रेस्ट कैंसर जो गांठ बन जाती है, इसका सर क्या कारण है ये और क्या इसका उपचार है सर? ब्रेस्ट कैंसर को जब से ये मेमोग्राफी वगैरह होने लगी हैं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ समाज थोड़ा अभी भी संकुचित विचारों का है। जो ये 50+ वाली लेडीज़ हैं, वैसे तो अब ये छोटी लड़कियों में भी आने लग गई। एक तो कपड़े बहुत टाइट पहनते हैं, ब्रेस्ट में गांठ उसकी वजह से भी बन जाती है, और हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। मैं समाज को खुले से कह दूं, जब तक आपको उस तरीके से प्रैक्टिकली तकलीफ़ नहीं होती, मत अब टेस्टों पे यकीन करना। बहुत बुरा लगता है मुझे ये बोलना, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जब देखता हूं, समाज को जुड़ता हूं, तो इतनी भी लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर बोलें तो इतनी नहीं है जितनी बढ़ाई चढ़ाई जा रही है। कैंसर की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। कैंसर की दवाई कैंसर का इलाज नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया है, वो अपने आप में एक हीन भावना ले जाते हैं जब ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। डॉक्टर से भी निवेदन है कि इतनी जल्दबाजी में मत इनको लेके जाइए कि आज गांठ होगी अभी इमीडिएट ऑपरेशन कराओ, कैंसर फैल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, कैंसर में भी करता हूँ, मैं पेशेंट भी मिलवा सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप ठीक रह जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको अगर गांठ आ गई ब्रेस्ट में वो कैंसर की ही है, हार्मोनल भी हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर ने हमें दी। सर आजकल महिलाएं सौंदर्य को लेकर भी बड़ा वो सजग रहती हैं, अपनी स्किन को लेके, बालों को लेकर। जैसे मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बालों की झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है सर, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है, बच्चे तनाव में रहते हैं, पूरा सो नहीं पाते, पूरा खा नहीं पाते। पीसीओडी या एसिडिटी, ये चीज़ें इसका मेन कारण है। क्योंकि बालों में तेल लगाने से अगर आप कहो कि बाल झड़ जाएंगे, रुक जाएंगे झड़ने से, ये भी एक मिथ है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि जब ये वाजिब है कि बल बढ़ता तेल लगाने से, पर जब अंदर हो जाए तेल ख़त्म, फिर क्या होगा बाहर लगाने से। आपको ना तो घी खाने दिया जाता है, ना दूध पीने दिया जाता है, क्योंकि आप जितने मर्जी हैं फिगर कॉन्शियस हैं। अब फिगर कॉन्शियस हो के आप डाइटिंग करने लग जाते हैं। डाइटिंग करते हैं, आपका एसिड लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी साइंस जो है वो कफ पे, वायु पे चलती है। उन लड़कियों को मैं बता दूं कि एक केशम सेतु करके टैबलेट आती है, वो पीसीओडी को भी ठीक करती है और बाल झड़ने तो 15 दिन में ही रोक देती है। अगर 4-6 महीने खा लो तो बाल रीग्रो भी हो जाते हैं। वो खाने की दवाइयाँ लगाने की नहीं है। आम समाज को यही पता है कि भाई हाँ ये तेल लगा लो तो बाल झड़ने से। किसी के रुके हों तो बता देना। ये बड़ी चैलेंज है इस चीज़ का कि ये सब एक बाज़ार है। आपको उस तरीके से प्रिपेयर, आप अपना संतुलित आहार लीजिए, टाइम से सोइए जागिए। किसी को कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। रंग काला हो चाहे गोरा हो, आपके खाने से आपका रंग लाल रहेगा। लाल रंग की अपनी ब्यूटी होती है। ये मैं बहन बेटियों से बोल दूं कि रंग लाल रखिए। बहुत अच्छी सर ने हमें जानकारी दी। सर आजकल जैसे सर्दियों में रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, चलते-चलते स्टाटिका की पेन हो जाती है, तो ये सर्दियों में सर ये दर्द वगैरह क्यों उठने लग जाते हैं? सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, खाने पीने का रुझान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। हर इंसान को यही खबर होती है कि सर्दियों में जितना खा लेंगे गर्मियों में काम आएगा, लेकिन नहीं। वो जब पेट में गैस पैदा करता है, जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो सारे ही विकार उत्पन्न करता है। तो उसको किसी को सciatica आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी की स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाए। स्पाइन वालों के लिए और घुटने के दर्द वालों के लिए बोल दूं कि ये जो मिथ क्रिएट किए जाते हैं कि ग्रीस ख़त्म होगी या आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए, जब तक आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होता तब तक रीढ़ की हड्डी नहीं हिलती है। ये ध्यान रखना। ये सर्जरी इसका एकमात्र उपाय नहीं है। जिस दिन आपने सर्जरी करवा ली उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, मेंटली न्यूट्रल नहीं हो पाओगे। ये ठीक होने वाली बीमारियां हैं। घुटने के दर्द के पीछे एक यूरिन का इन्फेक्शन होता है, यूटीआई बोलते हैं हम उसको, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन आपकी हड्डियों को और आपके घुटनों को कमज़ोर करता है। ऐसे में एक चोप चीनी करके आयुर्वेद का इंग्रेडिएंट्स है,
वो हर एक के बस का ना बनाना ना खरीदना। उसको डाल करके एक टैबलेट बनाइए संधि सेतु। वो अगर आप उसको भी 4-6 महीने सुबह शाम लेते रहें तो आपका बड़ा अच्छा साइड इफ़ेक्ट से भी बचाएगी, आपके गुर्दे आपके लीवर को भी वो ठीक करती है, उसके अच्छे फ़ायदे हैं। आप वो लेके देखिए और अपने खान पीन का ध्यान रखें। ये जितनी आपसे अभी तक बात हुई है उसमें एक बात और बड़ी बता दूं कि डिहाइड्रेशन हर बीमारी के पीछे एक बड़ा मुख्य कारण है। हार्ट अटैक के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, पीसीओडी के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की प्यास। या तो आप दबा के पानी 2-2 4-4 गिलास पी लेते हैं या फिर भूल ही जाते हैं। किसान खेत में जब जाता है तो घर से खा पी के फुल होके जाएगा या खाली पेट चला जाएगा, फिर लंबे टाइम के बाद आके खाना खाएगा। ये एक बीमारी है। ऐसे ही काम करने वालों के लिए बोल दें कि पानी के टाइम पानी पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। आपका फैशन है, खुराक नहीं है। फैशन शब्द इस्तेमाल किया। फैशन किसी भी दुनिया में मतलब आपको अच्छा लगने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ही होती है। आप अगर दूध पीते हैं, देसी घी खाते हैं तो जिम्मेवारी से कह सकता हूँ 60-70% जनता को तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये एक कारपोरेट की चाल है कि आपको पहले घी से हटाया, फिर दूध से हटाया, फिर पानी पीने पे लगा दिया। वो पानी पी पी करके लोग बीमार हो गए। फिर पानी आरओ वाला चाहिए आपको। आपका पानी धरती के में से पानी आता वो भी शुद्ध नहीं रहा। आप खुद समझिए, डॉक्टर के बोलने की ज़रूरत इसमें क्या पड़ती है, आप खुद समझिए। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अक्सर महिलाओं में देखा जाता था, परंतु आज के युग में अब ये मेल में भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा। सर ये आजकल क्या हो रहा है, ये आजकल समाज में पुरुषों में भी यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इसके क्या कारण है और इसके क्या बचाव के कारण है सर? मैडम, अच्छे प्रश्न हैं, समाज को छूने वाले हैं। सच बोलूँ तो आपकी पत्रकारिता के लिए भी कि ये समाज को बताने वाली बातें हैं। पहले आप खुले में शौच के लिए जाते थे तो जो नज़दीक एरिया मिलता था आप वहाँ बैठ जाते थे। अब आपके घरों में टॉयलेट हैं, टॉयलेट जाएंगे सारे, लेकिन साफ़ करना कोई पसंद नहीं करता। कोई घर का एक ही बंदा बेचारा साफ़ करेगा या काम वाला कोई आएगा वो करेगा। आप अपने घर में जब भी टॉयलेट जाते हैं पहले भी पानी चलाइए, बाद में भी चलाइए, और जब देखा कि 2-3 लोग जा चुके हैं तो उसके अंदर फिनाइल वगैरह की 2-4 बूंदें आप डालिए। आप इनसे बहुत हद तक बचे रहेंगे, लेडीज़ के लिए खासकर। अब लेडीज़ के फिर कपड़ों पे बड़ी बड़ी बातें उठ जाती हैं कि लेडीज़ की नेचर फैशन फिर बदला है कि जीन्स से आप प्लाजो पे आ गए हैं। प्लाजो आपके लिए बहुत माफिक है क्योंकि ये एयर क्रॉसिंग ड्रेस है आपकी। कुछ टाइट कपड़े भी बीमारियों का कारण हैं, उसको भी आप मना नहीं कर सकते। चाहे पुरुष हैं, पुरुषों में भी वो जांघिया जूंघिया सा टाइट ज़्यादा चल गया। ठीक है, जब आप काम पे हैं पहनिए, बट घर आके अपने थोड़े से कपड़े लूज पहनिए। तो यूटीआई का एक ये भी इलाज है कि आप अपने टॉयलेट को साफ़ रखें और अपने कपड़े खुले पहनें। ये भी एक इलाज यूटीआई का मैं कह दूँ तो कोई इसमें गलत शब्द नहीं होगा। ये अच्छा है समाज की अवेयरनेस के लिए। नर सेवा नारायण सेवा, इसी तर्ज पर चलते हुए सर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सोसाइटी में। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, सर उनको भी हेल्प करते हैं। सर कुछ ऐसा कोई केस यूटीआई का या कोई ऐसा बड़ा रीसेंट जो आपने अभी सॉल्व किया हुआ हो, कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। दर्शक मेरे अगर उसमें जाएंगे गूगल में, मैं डॉक्टर सुभाष खटाना दुनिया भर में अकेला ही हूँ। आयुर्वेद केयर सेंटर रन करता हूँ। उसमें एक विवेक कंबोज है, एक लड़का गौरव सिंगला कनेडा से है। ये ई कोलाई के इन्फेक्टेड थे दोनों बच्चे। हैं तो मेरे पास और बहुत सारे, लेकिन उन्होंने रिव्यू भी डाले हुए हैं। मॉडर्न साइंस जो अपने आप को बहुत हाई हेडेड समझती है, ठीक है, होंगे, उनकी अपनी दुनिया है क्योंकि सारी दुनिया में अंग्रेज़ी बोली जाती है। हमारे बच्चे भी आइलेट्स का टेस्ट पास करने के बाद सोचते हैं शायद डिग्री ले ली। वो उन लोगों की लैंग्वेज थी, आपकी मजबूरी, आपको सीखनी पड़ेगी। परंतु मैं हिंदी की बात करूं तो आयुर्वेद जो है ये ऋषियों मुनियों की होलिस्टिक साइंस है। मानव देह में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज नहीं है। मैं अपने लिए ही बात नहीं करूंगा, जो मेरे दूसरे साथी हैं आयुर्वेद के जानने वाले, पढ़ने वाले, वो सारे लोग इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन वो माया के मोह में फंस के अपने पति को छोड़ के अंग्रेजी दवाइयों में चले गए, टीके लगाने लग गए। बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने भी बनाए हुए हैं। हमसे भी जब बात करते हैं तो मेरा इतने बेड का हॉस्पिटल, मैंने कहा भी मेरा तो एक ही है, नब्ज देख के इलाज करता हूँ, पैसे वाली इतनी भूख नहीं है। मैं समाज को बता दूँ, जब भी कोई आए, गरीबों के लिए भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई
डॉक्टर के पास गया था, मेरे को इलाज नहीं मिला। अमीर जो हाई हेडेड हैं, किसी के लिए नहीं होता, वो अपने लिए अमीर होता, तुम्हारे लिए नहीं होता है, मत इसके झांसे में आया करो। लेकिन वो थोड़े हाई हेडेड समझते हैं, परंतु मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। मेरे लिए समाज एक बराबर है, तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भी हाँ ये दवाई वो, और ज़िम्मेवारी से कह दूं कि जो मैं दवाई आपको दे रहा हूं आप मुझे कहो कि खा के दिखा, तो मैं खा के भी दिखा दूंगा। वरना अंग्रेज़ी वालों से कहना कि ज़रा खा के दिखा दे, कहेगा मैं क्यों खाऊं, मैं खा लेता हूं अपनी दवाइयाँ। कि मैं आपके साथ इतना ही जुड़ के चलता हूं, भगवान साक्षी होगा कि अमीर गरीब, फ्री वाले की, पैसे वाले की, सबकी दवाई सेम होती है। मैं आयुर्वेद में इस तरीके से अपने समाज को कह दूँ कि मैं आपके साथ, वाकई गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद दान करने से अच्छा मैं अपने मरीजों के साथ चलता हूँ। कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग माँ बाप इस तरीके से नहीं कह सकता कि डॉक्टर खटाना के गए थे कि भी दवाई से वापस भेज दिए। लेकिन समाज को ये भी बेनती कर दूं कि सरकार आपको फ्री आटा दाल दे रही है। मैं इतना बड़ा भी सेठ नहीं कि मैं सरकार नहीं हूँ, कुछ ना कुछ आपका लगता है, समझे। तो 80% जनता देश की फ्री आटा ले रही है, चावल ले रही है, वो गरीब नहीं है, वो एक नालायकी है। मैं उसके लिए भी कह दूं, जब अपने इलाज के लिए जाना है तो कुछ ना कुछ अपना थोड़ा सा मेंटली शुड भी प्रिपेयर होके आओ कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं एक स्वस्थ आदमी एक स्वस्थ समाज का आधार होता है। तो सर एक स्वस्थ समाज की शुरुआत कर रहे हैं और हमें एक अच्छा हेल्दी समाज दे रहे हैं। सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस अच्छे कार्य के लिए सर हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हमेशा हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। और कोई भी दोस्त मित्र ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ मैंने ऐसे कोई लालच में आके आपके साथ झूठ बोल दिया हो। मैं अपने सच पे रहूँगा। आपसे वायदा है कि मैं आपके साथ कभी झूठ नहीं बोल के डॉक्टरी में आपको पैसे के लिए ऐसे नहीं हर्ट करूँगा कि हाँ मैंने झूठ बोल के आपसे पैसा कमाया। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।